तो बच्चों, इससे पहले हम यहाँ पर परमाणु के कुछ मॉडल पढ़ चुके हैं। इनमें हमने सबसे पहले थॉमसन मॉडल पढ़ा है, इसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और इसके बाद हमने बोर मॉडल पढ़ा। ठीक है। तो इन तीनों मॉडलों को जब हम पढ़ रहे थे तो इन तीनों मॉडलों को पढ़ने पर हमको इलेक्ट्रॉन के या सॉरी परमाणु की कुछ जानकारी मिली। ठीक है। तो लास्ट जो मॉडल हमारा था वो मॉडल था बोर मॉडल। और जो बोर मॉडल है, इस बोर मॉडल में हमको ये जानकारी मिली थी कि कोई भी परमाणु है, इस परमाणु के चारों ओर बहुत सारे कक्षाएं होती हैं भाई, और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो ये जानकारी हमने प्राप्त की थी बोहर मॉडल द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, किसी भी परमाणु में हमारे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं भाई। ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कुछ संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण जानकारी। ठीक है। अब संपूर्ण जानकारी में हम इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की जानकारी लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा से घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की जानकारी लेंगे। ठीक है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति की हम जानकारी लेंगे। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उस इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए कुछ संख्याओं का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है। जिन संख्याओं को हम क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? देखो, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो क्वांटम संख्याओं द्वारा अगर हम बात करें तो क्वांटम संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं? देखो, ये जो हमारी क्वांटम संख्याएं होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं मेनली। ठीक है। पहले प्रकार की जो क्वांटम संख्या होती है, इसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से हम इसको जानते हैं। सेकेंड टाइप की जो क्वांटम संख्या होती है, इसको हम द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के नाम से हम इसको जानते हैं। थर्ड टाइप की जो क्वांटम संख्या है, इसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है। या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। और फोर्थ टाइप की जो क्वांटम संख्या है, इसको हम चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो क्वांटम संख्याएं हैं कितने टाइप की हैं? 4 टाइप की हैं भाई। और ये इन क्वांटम संख्याओं द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे या इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी लेंगे। ठीक है। अब कैसे लेनी है जानकारी? देखो, सबसे पहले प्रकार की जो क्वांटम संख्या है, जिसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है। अब ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या हमको जानकारी देता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये मुख्य रूप से हमको जानकारी देती है कक्षाओं की। किसी भी परमाणु में हम यहाँ पर ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, उसका नाभिक, सबसे जो बीच वाला स्थान होता है उसको हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। ठीक है। और इस नाभिक के चारों ओर हमारी क्या होती हैं? बहुत सारी कक्षाएं होती हैं भाई। ठीक है। और इन्हीं कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है। तो अब ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये हमको इन्हीं कक्षाओं की जानकारी देती है। ठीक है। और जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको हम n द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? n द्वारा इंडिकेट करते हैं। और ये हमको किसकी जानकारी देता है? ऊर्जा स्तर या किसकी जानकारी देता है? कक्षा या कोश की जानकारी देता है। ठीक है। अब अगर माना हम कह रहे हैं यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमको पहली कक्षा की जानकारी दे रहा है। ठीक है। इसी प्रकार n की वैल्यू 2 है हमारी। ठीक है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं दूसरी कक्षा की। n की वैल्यू हमारी 3 है, तो इसका मतलब हम कर रहे हैं तीसरी कक्षा की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, ये हमको बताएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में उपस्थित है। ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और अनंत तक ये संख्या हो सकती है। ठीक है। तो n हमको किसकी जानकारी देगा? परमाणु में जो कोष होते हैं, परमाणु के जो कोष होते हैं, इन कोषों की जानकारी हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? n द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो n है या जो हमारी कक्षाएं होती हैं,
जो ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं भाई, ठीक है। या जो हम मुख्य क्वांटम संख्या कह रहे हैं, जिसको कि हाँ, जो मुख्य क्वांटम संख्या है n, इस n में या जो हमारे कोष हैं, इन कोषों में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को हम एक फॉर्मूले द्वारा ज्ञात करते हैं, और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा 2n², ठीक है। तो 2n² द्वारा हम यहाँ पर ये ज्ञात करेंगे कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे अगर हमने माना पहली कक्षा में ज्ञात करना है, तो पहली कक्षा के लिए हमारा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। 2n² में n हमारा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है मुख्य क्वांटम संख्या को, ठीक है, या पहली कक्षा को, ठीक है। तो अगर हमने पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जानकारी लेनी होती है, तो n की वैल्यू हम कितनी रख लेंगे, 1 रख लेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमको मिलते हैं 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पहली कक्षा है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो पहली कक्षा है, इस पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, अधिकतम 2 रहेंगे। ऐसे ही हमने n की वैल्यू 2 रखी भाई। n की वैल्यू जब हम 2 रखते हैं तो 2² इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8 मिलता है। इसका मतलब है कि जो दूसरी कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम 8 होगी, ठीक है। इसी प्रकार n की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं, इसी फॉर्मूले में हमने रखना है 2 इंटू 3², तो ये हमको 18 मिलता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब है जो परमाणु में जो तीसरी कक्षा होती है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, हमको 18 मिलते हैं, ठीक है। ऐसी n की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेंगे 32। इसी टाइप से अगर n की वैल्यू हम 5 रखते हैं यहाँ पर, तो हमको मिलते हैं 50, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फॉर्मूला है 2n², इसके द्वारा हम किसी भी परमाणु के जो कक्षा है, उन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये नहीं करना है कि किसी भी कक्षा में कोई भी संख्या में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या होगा कि प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को हम 2n² रूप फॉर्मूले से हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो इससे हमको क्या मिला कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, थर्ड में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फोर्थ में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और फिफ्थ में हमारे 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हमने अन्य कक्षाओं की ज्ञात करनी है, जैसे छठी कक्षा की ज्ञात करनी होगी, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या हम किसे कहते हैं, और मुख्य क्वांटम संख्या से हम क्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमारा मेनली किसके बारे में बताती है, कक्षाओं के बारे में बताती है भाई, ठीक है। इसके अलावा देखो, प्रत्येक जो कक्षा होती है, इस कक्षा को हम सिंपली हम दिखा सकते हैं n = 1 2 3 4 या 5, इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं, या इसको हम दिखाते हैं k l m n o, इसके द्वारा हम इसको इंडिकेट कर लेंगे। जो मुख्य क्वांटम संख्या है, या तो हम इसको n = 1 द्वारा दिखाएंगे, n = 2 द्वारा दिखाएंगे, तीसरी कक्षा के लिए 3 द्वारा दिखाएंगे, या अगर हम ऐसा नहीं दिखाना चाहें तो हम यहाँ पर कुछ लेटर्स का यूज करते हैं, k l m n o। पहली कक्षा को k द्वारा हम इंडिकेट कर सकते हैं, दूसरी कक्षा को l द्वारा, तीसरी कक्षा को m द्वारा, चौथी को n द्वारा, पांचवी को o द्वारा, और अन्य दर्शाने हैं तो इसी लेटर में हम आगे की ओर जाएंगे तो कक्षाओं को हम इन नामों द्वारा भी यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, जैसे जैसे हम यहाँ पर किसी भी परमाणु में जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं कक्षाओं में, ठीक है, तो जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं की ऊर्जा में भी वृद्धि होती रहती है भाई, ठीक है। इसका मतलब है कि सबसे कम ऊर्जा इस कक्षा की होगी भाई, फिर इससे अधिक ऊर्जा इस कक्षा की होगी, तीसरी कक्षा की उससे अधिक ऊर्जा होगी, चौथी कक्षा की उससे अधिक ऊर्जा होगी, पांचवी कक्षा की उससे अधिक ऊर्जा होगी, ठीक है। तो किसी भी कक्षा की क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है भाई, ठीक है। तो इसीलिए कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। देखो, एक अन्य नाम का प्रयोग किया है, ऊर्जा स्तर नाम का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। तो कोई भी कक्षा है, उस कक्षा की क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है, तो इसीलिए हम कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो उनका ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि k कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी, उससे अधिक कक्षा l की होगी, उससे अधिक कक्षा m की होगी, ऊर्जा उससे अधिक कक्षा n कक्षा की ऊर्जा होगी,
ठीक है, तो इन कक्षाओं की ऊर्जा के बारे में भी यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो हमारी क्वांटम संख्या है इसको हम बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इसको हम कहते हैं। अब जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है इसको हम एल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं भाई। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है इसको हम एल द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं तथा यह उपकोषों की जानकारी हमको देता है। ठीक है, तो देखो इससे पहले हमने कहा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो हमको कोषों की जानकारी देता है भाई ये। ठीक है, ये कोष है हमारी। ठीक है, अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोषों में तो उपस्थित है ही है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो कोष होते हैं ये कोष हमारे उपकोषों में बटे रहते हैं भाई। ये जो कोष हैं ये हमारे पुनः किस में बटे रहते हैं, उपकोषों में बटे रहते हैं। ठीक है, और इन उपकोषों की जानकारी हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या द्वारा हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये जो उपकोष हैं ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं भाई मेनली। ठीक है, मेनली 4 प्रकार के होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। ठीक है, इनको हम स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ द्वारा इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो हमारे सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या ने तो कोषों के बारे में जानकारी दी। ठीक है, अब ये जो कोष होते हैं ये फिर से हमारे विभाजित रहते हैं और किस में विभाजित रहते हैं, उपकोषों में विभाजित रहते हैं। ठीक है, और इन उपकोषों के बारे में हमको जानकारी किससे मिलती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या द्वारा हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये जो उपकोष होते हैं 4 प्रकार के होते हैं भाई, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, 4 प्रकार के हमारे उपकोष होते हैं। ठीक है, अब जब हम नंबर द्वारा इनको इंडिकेट करते हैं तो देखो एल द्वारा तो सिंपली हम द्विगंशी क्वांटम संख्या को व्यक्त करते हैं। अब जब एल की वैल्यू हमारी 0 होती है तो उस समय हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, एस उपकोष में है। एल की वैल्यू जब 1 होती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में है। ऐसी एल की वैल्यू जब 2 होती है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में है। और इसके अलावा जब एल की वैल्यू 3 होती है तो उस समय हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में उपस्थित है। ठीक है, अब देखो ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है इसका मान हमारा होता है, इसका मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। अब जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है इसका मान हम किससे ज्ञात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है n-1, 0 से लेकर n-1 तक इसका मान होता है। ठीक है, इसके अलावा द्विगंशी क्वांटम संख्या द्वारा हम उपकोषों की आकृति भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखो उपकोष हमने बताया कि 4 प्रकार के हैं हमारे। ठीक है, अब इन उपकोषों की एक निश्चित आकृति भी होती है भाई। ठीक है, अगर हम देखो एस उपकोष की आकृति देखें तो जो एस उपकोष होता है ये गोलाकार होता है भाई। एस उपकोष की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, पी उपकोष की अगर हम आकृति देखें तो पी उपकोष की आकृति डंबल के आकार का ये होता है। ठीक है, ऐसी जो डी उपकोष है ये हमारे यहाँ डबल डंबल के आकार का होता है। और जो एफ उपकोष होता है ये हमारा, इसका बहुत जटिल आकार होता है भाई ये। ठीक है, तो ये एफ उपकोष है। तो एस उपकोष की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, पी की होती है डंबल शेप, डी की होती है डबल डंबल शेप, और इसके अलावा जो एफ उपकोष की आकृति होती है वो जटिल आकृति या कॉम्प्लेक्स शेप इसका होता है। ठीक है, तो अब देखो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका मान हमने क्या कहा कि 0 से लेकर कितने तक होता है, n-1 तक होता है। ठीक है, अब हमने देखो पहली कक्षा में ज्ञात करना है कि पहली कक्षा में हमारे कितने उपकोष हैं या कौन से उपकोष उपस्थित हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, L = n-1 का यूज करेंगे। ठीक है, तो n हमारा पहली कक्षा के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहली कक्षा के लिए निश्चित रूप से n = 1 हो जाएगा। n हमारा किसको व्यक्त कर रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो पहली कक्षा के लिए n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। तो l की वैल्यू भी कितनी मिलेगी हमको, 0 मिलेगी। ठीक है, तो l की वैल्यू अगर 0 हो तो कौन सा उपकोष है, s उपकोष है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो परमाणु की जो पहली कक्षा है इस पहली कक्षा में हमारा s उपकोष उपस्थित होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो जब दूसरी कक्षा में, अब हमने दूसरी कक्षा में देखना है कि दूसरी कक्षा में कितने उपकोष हैं भाई। पहली कक्षा में हमने देखा और उपकोषों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, L = n-1 था फॉर्मूला।
ठीक है। तो पहली कक्षा के लिए हमने एन की वैल्यू 1 रखनी है, तो 0 हमको मिलेगा। 0 का मतलब कौन सा उपकोष होगा? एस उपकोष होगा। ठीक है। अब हमने दूसरी कक्षा में ज्ञात करना है भाई, जो दूसरी कक्षा है, इस दूसरी कक्षा में कौन कौन से उपकोष हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे n-1। तो l इक्वल टू n-1, तो ये हमको मिलेगा 2-1। तो ये वैल्यू मिलेगी हमको 0 से लेकर 1 तक। ठीक है। तो जो दूसरी कक्षा है, इस दूसरी कक्षा में l की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है? 0 से लेकर 1 तक, यानी कि 0 और 1। तो 0 हमारा s उपकोष को प्रदर्शित करता है, 1 हमारा p उपकोष को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि जो दूसरी कक्षा है, उस दूसरी कक्षा में s उपकोष उपस्थित है और p उपकोष उपस्थित है, क्योंकि l की वैल्यू हमको 0 मिली और क्या कितनी मिली? 1 मिली। ठीक है। ऐसे ही अब हमने तीसरे में ज्ञात करना है, जो तीसरी कक्षा है हमारी। तीसरी कक्षा का मतलब n इक्वल टू 3। तो तीसरी कक्षा में कितने उपकोष होते हैं? तो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे l इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू हमने 3 रख लेनी है, -1। ठीक है। तो इस यहाँ पर हमको कितना मिला? 3-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो गया। तो 0 से लेकर 2 तक तीसरी कक्षा में हमारे जो उपकोष होंगे वो कितने होंगे? 0 से लेकर 2 तक। 0 से लेकर 2 तक का मतलब है कि तीसरी कक्षा में 0 का मतलब है s उपकोष उपस्थित होगा, 1 का मतलब है p और 2 का मतलब है d। ठीक है। 0 से लेकर 2 तक का मतलब है 0, 1 और 2, यानी कि जो तीसरी कक्षा होगी, इस तीसरी कक्षा में s उपकोष भी उपस्थित होगा, p भी होगा और इसके अलावा d उपकोष भी यहाँ पर उपस्थित होगा। ठीक है। इसी प्रकार हम चौथी कक्षा के लिए निकालते हैं भाई, चौथी कक्षा में कौन कौन से उपकोष हैं। तो चौथी कक्षा के लिए हमने निकालना है, तो हमने इसी फॉर्मूले का यूज करना है, l इक्वल टू n-1। तो चौथी कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, -1, तो हमको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक कौन कौन से अंक आते हैं? 0, 1, 2, 3। ठीक है। तो इसका मतलब 0 का मतलब s उपकोष, 1 का मतलब p उपकोष, 2 का मतलब d उपकोष और 3 का मतलब f उपकोष। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि परमाणु के चारों ओर जो चौथी कक्षा है, इस चौथी कक्षा में s उपकोष भी उपस्थित है, p भी है, d भी है और f भी उपस्थित है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, इस द्विगंशी क्वांटम संख्या से की सहायता से हम उपकोषों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो देखो, द्विगंशी क्वांटम संख्या द्वारा हमने ये जाना कि परमाणु में जो कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं उपकोषों में बटी हैं। पहली जो कक्षा है, इसमें केवल s उपकोष उपस्थित होता है, दूसरी में s और p उपकोष उपस्थित होता है, तीसरे में s, p और d उपकोष उपस्थित होता है और चौथे में हमारे s, p, d और f उपकोष उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये हमको जानकारी प्राप्त हुई द्विगंशी क्वांटम संख्या द्वारा। ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, n-1। ठीक है। n हमारा यहाँ पर किसको प्रदर्शित करेगा? मुख्य क्वांटम संख्या को। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करते हैं, तो पहली कक्षा में जितने उपकोष हैं, दूसरी कक्षा में जितने उपकोष हैं, तीसरी में जितने उपकोष हैं, चौथी कक्षा में जितने उपकोष हैं, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। और ये जो उपकोषों की संख्या होती है, 0 से मिलती है भाई, 0 से लेकर जितनी हमको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। जैसे हमने चौथी कक्षा के लिए याद किया, तो n की वैल्यू 4 रखा हमने, -1, यानी कि कितना मिला हमको? टोटल अगर हम देखें 3 मिला। ठीक है। तो 3 का मतलब किससे है? 0 से लेकर 3 तक, यानी कि s उपकोष, 0 का मतलब s उपकोष है, 1 का मतलब p उपकोष है, 2 का मतलब d उपकोष है और 3 का मतलब f उपकोष है। ठीक है। तो उपकोषों की जानकारी हमने कहाँ से ली? द्विगंशी क्वांटम संख्या से ली। ठीक है। अब देखो, द्विगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हम ज्ञात कर सकते हैं। अब कोणीय संवेग का मतलब क्या है भाई? कोणीय संवेग का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का जितना भी द्रव्यमान होता है, इसके अलावा जितना भी उनका वेग होता है, जिस गति से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और जितनी भी उनकी त्रिज्या है। ठीक है। माना हमारा देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये है भाई। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जब वेट या इसका मास, इसकी त्रिज्या, इसकी नाभिक से त्रिज्या और जिस गति से घूम रहा है, ठीक है, तो इनका जो गुणनफल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, ठीक है, इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है। तो कोणीय संवेग के लिए एक फॉर्मूला है mv/r। ठीक है। यानी कि कोणीय संवेग इक्वल टू h/2 पाई √,
एल एल प्लस वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब एल हमारा यहाँ पर किसको व्यक्त करेगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो अगर माना हम जैसे एस कक्षक के लिए, या जो हमारा एफ एस उपकोष है, इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालें, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम एल की वैल्यू कितनी रख लेंगे, उस कंडीशन में 0 रख लेंगे भाई। ठीक है, तो जो भी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू मिलती है वो एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमको प्राप्त होता है। ऐसे ही हमने पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 1 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पी के लिए हमारा क्या होता है, एल की वैल्यू 1 होती है भाई। ऐसे ही हमने डी के लिए याद करना है कि डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी रख लेंगे, 2 रख लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब देखो तीसरे प्रकार की जो क्वांटम संख्या है ये है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें तो हमने यहाँ पर ज्ञात की। एक तो हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, और ये कक्षाएं हमारी किस में बटी रहती हैं, उपकोष में बटी रहती हैं। या ये जो कोष हैं ये किस में बटे रहते हैं, उपकोष में बटे रहते हैं। उपकोष हमने देखे 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी जाना कि पहली कक्षा में केवल एस उपकोष होता है, दूसरी कक्षा में एस और पी उपकोष होते हैं, तीसरी कक्षा में एस पी डी उपकोष होते हैं, और चौथी कक्षा में एस पी डी एफ उपकोष होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो उपकोष हैं, ये उपकोष क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य करता है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य करता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो हमारी उपकोष हैं ये फिर से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं भाई। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो हमारे उपकोष होते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं भाई। ठीक है, अब जब ये टूटते हैं तो हमारे जो निर्माण होता है जिनका, उनको हम क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं भाई, कक्षक। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो उपकोष होते हैं ये फिर से विभाजित हैं, और किस में विभाजित हैं, कक्षकों में विभाजित हैं। ठीक है, तो इन्हीं कक्षकों को चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसे m से प्रदर्शित करते हैं। जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं इनको हम m से प्रदर्शित करते हैं। यह कक्षकों की जानकारी देते हैं। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये किसकी जानकारी देते हैं, हमको कक्षकों की जानकारी देते हैं, और इनका मान ±L के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या को सिंपली हम m द्वारा इंडिकेट करते हैं भाई। ठीक है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान किसके बराबर होता है, ±L के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर माना हमको L की वैल्यू 0 मिली है, ठीक है, तो m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई। L की वैल्यू माना हमको 1 मिली है, जो हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या है इसका मान अगर हमको 1 मिला है तो m का मान कितना हो जाएगा, ±1 के बराबर हो जाएगा। ऐसी L की वैल्यू अगर 2 मिली है तो m का मान कितना हो जाएगा, ±2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी L की वैल्यू अगर 3 मिली है तो m का मान हमारा ±3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि m का मान ±L के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर L का मान हमको पता है या द्विगंशी क्वांटम संख्या अगर हमको पता है तो इसकी सहायता से, द्विगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से हम चुंबकीय क्वांटम संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान लगभग बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये जो कक्षक होते हैं हमारे, सिंपली हमारा जो एस उपकोष होता है उस एस उपकोष हमारा केवल एक कक्षक में बटा रहता है भाई। इसको हम सिंपली अभी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक कोष्ठ द्वारा दिखा देते हैं। जो हमारा एस उपकोष होता है ये किस में बटा रहता है, एस कक्षक में बटा रहता है भाई। ठीक है, ऐसी जो हमारे पी उपकोष होते हैं ये पी उपकोष हमारे 3 कक्षकों में बटे रहते हैं। ये इनको हम ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी जो डी उपकोष होते हैं ये हमारे डी कक्षकों में बटे रहते हैं भाई, और टोटल हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और ऐसी जो हमारे एफ उपकोष होते हैं ये हमारे कुल मिला के 7 कक्षकों में बटे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये डी है, ये एफ है। ठीक है,
तो यहाँ इससे पहले हमने क्या कहा था, देखो जो हमारे कोष हैं ये कोष किस में बटे हैं, उपकोषों में बटे हैं भाई। ठीक है, अब ये जो उपकोष यहाँ हमारे होते हैं ये भी हमारे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में फिर से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका विभाजन कैसे होता है, जो एस उपकोष होता है वो हमारे एक कक्षक में विभाजित रहता है। ठीक है, जो पी उपकोष होता है ये हमारे 3 कक्षकों में विभाजित रहता है। जो डी उपकोष होता है वो 5 कक्षकों में विभाजित रहता है। जो एफ उपकोष होता है वो कुल 7 कक्षकों में विभाजित रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर हम इसको संपूर्ण रूप से देखें तो ये हमारा पी उपकोष कहलाएगा। इसको अगर हम पूरा देखें तो पी उपकोष है, इसको अगर हम पूरा देखें तो डी उपकोष है, इसको अगर हम पूरा देखें तो ये एफ उपकोष है। ठीक है, अब ये जो पी उपकोष है ये फिर से बढ़ गया है भाई। ठीक है, तो जब ये बढ़ जाता है तो उस समय ये क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी उपकोष है वो 3 कक्षकों में बटा है भाई, 1 2 3। ऐसे ही जो हमारे डी उपकोष है ये हमारे 5 कक्षकों में बटा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ऐसे ही हमारा जो एफ उपकोष है, ये संपूर्ण एफ उपकोष है, ये हमारा कक्षकों में बटा है टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो कक्षक होते हैं, सॉरी जो उपकोष होते हैं ये हमारे किस में विभाजित रह जाते हैं, कक्षकों में विभाजित रह जाते हैं या कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको किसके बारे में बताती है, कक्षकों के बारे में बताती है, और इसका मान हमारा कितना होता है, ±L के बराबर होता है। ठीक है, अब अंतिम टाइप की जो क्वांटम संख्या है इसको हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, अब ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है, ये चक्रण क्वांटम संख्या इसको हम सिंपली एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो अब देखो 2-3 चीज़ों की हम यहाँ पर जानकारी ले चुके हैं। पहले हमने यहाँ पर कहा कि नाभिक के चारों ओर हमारी कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा इनको हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बताया कि जो हमारी कक्षाएं होती हैं ये उपकोष में बटी रहती हैं। ठीक है, एस पी डी और एफ उपकोष में। ठीक है, इसके बाद हमने थर्ड यहाँ पर देखा कि जो हमारे उपकोष होते हैं ये फिर से बटे रहते हैं। उपकोष किस में बटे रहते हैं, कक्षकों में बटे रहते हैं। अब होता क्या है कि इन कक्षकों के अंदर जो हमारे कक्षक हैं, इन कक्षकों के अंदर ही हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं भाई। ये जो हमारे कक्षक हैं इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन है, जो घूमना है, उसको हम किसके द्वारा बताते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा इसको बताया जाता है। ठीक है, तो अब देखो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, जब भी इलेक्ट्रॉन कक्षकों के अंदर घूमता है तो घूमते समय इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है भाई। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके विपरीत डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज उत्तरी ध्रुव की ओर घूमेगा तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव की ओर घूमेगा। ठीक है, तो जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है भाई, क्लॉकवाइज उसका रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज उसका रोटेशन है। ठीक है, तो जो कक्षक होता है, अगर हम कक्षक की भी बात करें तो प्रत्येक कक्षक में क्या होता है कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई। ठीक है, जैसे एस कक्षक हमने देखा तो एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। और इन 2 इलेक्ट्रॉनों में भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो कोई भी कक्षक है उस कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो क्लॉकवाइज घूमते हैं या तो क्या घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, अब अगर माना इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उस कंडीशन में एस की जो वैल्यू होती है वो +1/2 होती है। चक्रण क्वांटम संख्या की जो मान होता है वो 1/2 होता है जब क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, जब इसका रोटेशन ये हो। ठीक है, और ऐसी जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उस समय जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसका मान कितना दिया जाता है, 1-1/2 दिया जाता है भाई। ठीक है, तो जो चक्रण क्वांटम संख्या होगी या जो स्पिन क्वांटम संख्या होगी ये हमको बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है अथवा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो चक्रण क्वांटम संख्या को हम +1/2 द्वारा इंडिकेट करते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो इस कंडीशन में हम इसको -1/2 द्वारा इंडिकेट करते हैं। और कभी भी हमारा ये नहीं हमने करना है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा एक ही हो भाई।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, कक्षकों में एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं, एक दूसरे के विपरीत रोटेशन करते हैं। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है। तो देखो कुल मिला के हमने यहाँ पर 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं पढ़ी हैं, और चारों प्रकार की जो क्वांटम संख्याएं हैं ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हमको मुख्य रूप से बता रही हैं भाई। स्थिति, उसकी ऊर्जा और उसके रहने की, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का घूर्णन कैसा है, इस सभी बातों की जानकारी हमको किसके द्वारा मिलती है, इन क्वांटम संख्याओं द्वारा हमको प्राप्त होती है। मुख्य क्वांटम संख्या ने हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस कक्षक में है। ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में उपस्थित है। ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ने हमको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष के किस कक्षक में है। ठीक है। और इसके अलावा जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसने हमको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों में कैसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा क्लॉकवाइज है या इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। तो इन सभी बातों की जानकारी हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, इन्हीं क्वांटम संख्याओं के द्वारा हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो अब हमको कुछ वैल्यू अगर दी हो तो किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बता सकते हैं, ये देखो भाई। ठीक है। देखो जैसे हमको n की वैल्यू दी गई है, अब n की वैल्यू हमको दी गई है कि कोई परमाणु है, उस परमाणु के लिए n की वैल्यू 2 है। ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा परमाणु है उस परमाणु में के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू है वो 2 है। ठीक है। तो इसके लिए हम L की वैल्यू हमको बतानी है और M की वैल्यू बतानी है। ठीक है। यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या बतानी है, और इसके अलावा हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू बतानी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू बतानी है। तो कैसे हम बताएंगे भाई। ठीक है। तो n इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा था, L इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है। तो इसके द्वारा हमको यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, देखो n2 दी है हमको यहाँ पर, तो 2-1 यानी कि 1, यानी कि 0 से लेकर 1 तक, यानी 0 और 1, यानी कि L की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 का मतलब S उपकोष और 1 का मतलब P उपकोष। ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 0 और 1 मिल जाएगी। ठीक है। यानी कि S उपकोष और P उपकोष हमको मिल जाएगा। ठीक है। अब m की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें m की वैल्यू कितनी बताया, ±L के बराबर बताया। तो L की वैल्यू हमको कितनी मिली थी, 0 और 1 मिली थी। तो यहाँ पर जो अंतिम वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो ये हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी ±। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमको एक क्वांटम संख्या का मान दिया गया है तो अन्य 2 क्वांटम संख्याओं का मान हम निकाल सकते हैं। L और m की वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही देखो n की वैल्यू हमारे हमको दी गई है 4, n इक्वल टू 4 दिया गया है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर हमको 4 दिया गया है। और हमको यहाँ पर कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमको l का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे, n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना हो जाए, l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 1, 2 और 3 हो जाएगा भाई। ठीक है। क्योंकि L की वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने n-1 निकालनी है, तो 4-1 यानी कि 3, यानी कि 0, 1, 2 और 3। ठीक है। तो L की वैल्यू हमने ज्ञात की। अब L की वैल्यू अगर हमको ज्ञात हो गई है तो M की वैल्यू भी हमको ज्ञात हो जाएगी, ±3। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास एक क्वांटम संख्या है, अगर हमको मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पता है तो हम यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इस चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू भी ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो ये जो क्लास है, इस क्लास को एक बार आप लोग ठीक से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, तो ठीक है।